हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये लास्ट टेस्ट है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं लेकिन मेनली 2 यही पूछे जाते हैं। तो इस टेस्ट में जो है, इस टेस्ट में आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जैसे ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वैसे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में जो है, यहाँ पे आयरन लॉस नहीं होता है। यहाँ पर जो भी लॉस हम ज्ञात करते हैं शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में, वेरिएबल लॉस ज्ञात करते हैं। वेरिएबल लॉस वो लॉस होता है जो कॉपर लॉस होता है। समझ में आया? वेरिएबल लॉस हमारा कौन सा लॉस होता है? कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में हम कौन सा लॉस ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब नो लोड टेस्ट में हम क्या ज्ञात करते थे? स्टेटर का कॉपर लॉस भी ज्ञात करते थे और वहाँ पे क्या कहते हैं, आयरन लॉस भी ज्ञात करते थे। तो वहाँ पर कॉपर लॉस इसलिए ज्ञात करते थे, देखिए ट्रांसफार्मर में नो लोड की कंडीशन में केवल आयरन लॉस ज्ञात किया जाता था। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वहाँ पर नो लोड करंट का मान 2% से 5% था। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट है वो 30% से 40% आप फुल लोड करंट है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ यहाँ पे करंट क्या है? ज़्यादा है। जब यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो कॉपर लॉस तो होगा ही, सिंपल सी बात है। वहाँ पर करंट बहुत कम होने की वजह से लॉसेस वहाँ पे बहुत कम हो रहा था, इसलिए नो लोड की कंडीशन में जो कॉपर लॉस थोड़ा बहुत हो रहा था उसे नगण्य मान लिया गया था। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम कॉपर लॉस को नगण्य नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर नो लोड करंट जो है 30% से 40% है। तो नो लोड की कंडीशन में हम कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों ज्ञात किए। समझ में आया? लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में केवल और केवल हम कॉपर लॉस ही ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर आयरन लॉस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? ये चीज़ आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है हम आयरन लॉस नहीं ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। समझ में आया? तो एक टेस्ट से दोनों ज्ञात करते हैं और दूसरे टेस्ट से हम केवल क्या ज्ञात करते हैं? वेरिएबल लॉस ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लॉस यहाँ पे कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। देखिए वैसे तो क्या है ना कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा, हमारा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा, उसका एक सर्किट होगा, उसके बाद जो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, 2 वाट मीटर लगे होंगे, उसका पूरा एक क्या होगा, सर्किट डायग्राम होगा। समझ में आया? तो सर्किट डायग्राम होगा तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आपके बुकों में वो सारे सर्किट डायग्राम दिए गए हैं तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बना करके उसको समझाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें मेन कॉन्सेप्ट को देखना है। हमें क्या करना है? मेन कॉन्सेप्ट को देखना है कि मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ हम ज्ञात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें। अगर इक्विवेलेंट सर्किट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या था, हमारा एक रेजिस्टेंस था, फिर एक रिएक्टेंस आया प्राइमरी साइड में, मतलब स्टेटर साइड में, फिर यहाँ पर एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक इंडक्टेंस था और क्या कहते हैं, यहाँ पर एक रिएक्टेंस डाल दीजिए और यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है ये तो हमारा R2 डैश है और उसके बाद ये हमारा क्या है, X2 डैश है और हमारा क्या है, X1 है और हमारा क्या है, R1 है। समझ में आया? तो ये वाला जो हमारा टर्म है, इस वाले का मान कितना है? सिंपल सी बात है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका मान आप अच्छे तरीके से जानते हैं, R2 डैश 1/S-1 है कि नहीं? इसका मान इतना है। तो ध्यान से देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट तभी होगा जब ये वाला हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। जब ये वाला शॉर्ट कर देंगे तो ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट कब होगा? जब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जब यहाँ का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे R2 डैश 1/S-1, अगर इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये तो उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 - S बराबर जो है 1 हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि S बराबर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका क्या मतलब है, अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें करना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का तो उस कंडीशन में स्लिप का मान 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्लिप का मान 1 कब आएगा? जब रोटर हमारा स्थिर होगा
तो इसका मतलब है कि रोटर को हमें रोक कर रखना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में। भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो तभी हो रहा है ना, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तभी हो रहा है जब इसका मान 0 हो। इसका मान 0 है तो इसका मतलब स्लिप का मान 1 आ रहा है। स्लिप का मान 1 तभी आएगा जब मोटर की स्पीड क्या हो, 0 हो। अर्थात रोटर को हमें रोक कर रखना पड़ेगा। भाई सप्लाई अगर हम दे रहे हैं तो रोटर तो घूमना स्टार्ट करेगा ना, लेकिन फिर भी रोटर को हमें रोक कर रखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, रोटर को किसके माध्यम से रोक कर रखते हैं, पुल्ली और बेल्ट का जो अरेंजमेंट होता है उसके माध्यम से उसके रोटर को हम एकदम रोक कर रखते हैं, स्थिर अवस्था में रखते हैं, उसे गति नहीं करने देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रोटर को हम गति बिल्कुल करने ही नहीं देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये होता है कि एकदम मशीन हमारा फुल लोड कंडीशन में है। समझ में आया, एकदम क्या है, फुल लोड, रेटेड लोड उस पर दिया गया है। तो रेटेड लोड की कंडीशन हम ये मानते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। समझ में आया। और इस कंडीशन में क्या किया जाता है, रोटर को एकदम रोक कर रखा जाता है और किसके द्वारा, पुल्ली बेल्ट अरेंजमेंट के द्वारा, पुल्ली बेल्ट अरेंजमेंट के द्वारा। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गिर गया है। तो पुल्ली बेल्ट अरेंजमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, रोटर को रोक कर रखेंगे, तभी जा करके ये वाला पोर्शन 0 होगा और यस बराबर क्या होगा, 1 होगा। ऐसी कंडीशन में यन का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट करने की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है ना, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्सएम को। एक तो इसके साथ एक कोरलास कंपोनेंट था, उसे भी हमने हटा दिया। हालांकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में उसका तो बिल्कुल कोई यूज ही नहीं है। यूज इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो बहुत कम होगा ना। अब क्यों कम होगा वो भी आगे आपको बताएंगे। एक्शन जो है, एक्शन को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता था कि वोल्टेज को हम 0 से बढ़ाते थे, कहाँ तक, रेटेड वोल्टेज तक 0 से बढ़ाते थे। रेटेड वोल्टेज, उसमें रेटेड वोल्टेज दिया जाता था। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बहुत ही कम वोल्टेज दिया जाता है, वेरी स्मॉल वोल्टेज। और आपको पता है कि जब वेरी स्मॉल वोल्टेज दिया जाएगा तो जो आयरन लॉस होता है वो तो वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है। जब वोल्टेज पे आयरन लॉस डिपेंड करता है तो उस कंडीशन में आयरन लॉस होगा ही नहीं, बहुत ही कम होगा। आयरन लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम है। मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बहुत कम है। तो बताइए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम है, मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम है, तो क्या यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की ज़रूरत है? यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को हम क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम मैग्नेटाइजिंग करंट की हमें ज़रूरत है, लगभग 0 के आसपास। समझ में आया। क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है ना। जब वोल्टेज बहुत कम है तो उस कंडीशन में फ्लक्स जो है बहुत ही कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही कम होगी। समझ में आया। तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगी, बहुत कम होगी। उस कंडीशन में एक्शन को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। जब एक्शन को नेग्लेक्ट मान देंगे तो ये सर्किट हमारी ऐसी बन जाएगी। जब ये सर्किट ऐसी बन जाएगी तो ये तो मान लीजिए R1 है, ये हमारा X1 है, ये हमारा क्या है, X2 डैश है, और हमारा क्या है, R2 डैश है। समझ में आया। अब आपको पता है कि R1 प्लस R2 डैश, R1 प्लस R2 डैश को हम ट्रांसफार्मर में क्या कहते थे, R01। समझ में आया। और X1 प्लस X2 डैश को हम ट्रांसफार्मर में क्या कहते थे, X01। समझ में आया। तो इसका मतलब है कि अब ये एक सर्किट छोटी में बन जाएगी। अब सर्किट क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए, एक आपका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ना। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा रिएक्टेंस हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये X01 हो गया और ये क्या हो गया, R01 हो गया। समझ में आया। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे इस सर्किट के अनुसार ही हम करेंगे। समझ में आया। अब इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, ISC करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे VSC वोल्टेज देंगे, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है ना। तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो हम वोल्टेज देंगे वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा। समझ में आया। अब इस कंडीशन में जो भी हमारा इम्पीडेंस आएगा, जो भी हमारा इम्पीडेंस आएगा वो इम्पीडेंस भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस होगा। समझ में आया। लेकिन देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया है कि जैसे लॉसेस ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। भाई वाट मीटर उसमें लगे होंगे, वाट मीटर रीडिंग देगा तो इलेक्ट्रिकल पावर जो वेरिएबल लॉस है वो क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। एमीटर के द्वारा करंट कैलकुलेट हो जाएगी, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसी के बेस पे सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आया। तो पहले यहाँ पर कुछ टर्म, कुछ
कंटेंट लिखे हैं उसके बारे में पढ़ देते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम समझाए हैं ना वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और उसके बाद इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हम ज्ञात करते हैं वो सारी चीज़ें के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट है। देखिए यहाँ पर रोटर को ब्लॉक करके रखा जाता है, किसके द्वारा? पुल्ली और क्या कहते हैं किसके द्वारा? यहाँ पे आपका लिखा गया है पुल्ली और बेल्ट के द्वारा। पुल्ली और बेल्ट के द्वारा। पुल्ली देखिए हम क्या है ना कि हम तो टेस्टिंग किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं जानता हूँ। तो क्या कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, उसके रोटर को ब्लॉक करके मैंने उसकी टेस्टिंग की है। वहाँ पर स्टार्टर वगैरह सारी चीज़ें लगी थी तो हमने उसकी टेस्टिंग की है। ठीक है, अपने बीटेक के कॉलेज में हमने किया है। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो रोटर को ब्लॉक करके रखा जाता है इसलिए ब्लॉक रोटर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यदि इक्विवेलेंट सर्किट में R2 डैश कोष्टक में 1/s-1 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो लोड साइड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में? अगर इतने का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए तो लोड साइड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो टेस्ट अप्लाई करेंगे हम वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा या ब्लॉक रोटर टेस्ट होगा। समझ में आया? वो क्या होगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लोड साइड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन लोड रेजिस्टेंस R2 डैश कोष्टक में 1/s-1 बराबर 0 तब होगा जब स्लिप का मान क्या हो, 1 हो। जब स्लिप का मान क्या होगा, 1 होगा। इस कंडीशन में रोटर की स्पीड n बराबर क्या होती है, 0 होनी चाहिए। मतलब इस कंडीशन में n बराबर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो n बराबर 0 रखने के लिए पुल्ली बेल्ट अरेंजमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से रोटर को रोक करके रखा जाता है। इसलिए इस कंडीशन में जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसे ब्लॉक रोटर टेस्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यह टेस्ट, ये जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, यह टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाता है। यह देखिए, नो लोड की कंडीशन में तो भाई करंट बहुत कम फ्लो करेगी, क्योंकि जब लोड ही नहीं दिया है, लोड के अनुसार ही करंट फ्लो करती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने लोड बहुत ज़्यादा दे दिया है। लोड बहुत ज़्यादा क्यों दे दिया है, लोड बहुत ज़्यादा इसलिए दे दिया गया है क्योंकि रोटर को हमने क्या करके रखा है, रोक कर रखा है। समझ में आया? जब रोटर को हमने रोक कर रखा है तो ऐसी कंडीशन में हमने, इसका मतलब है कि लोड हमने बहुत ही ज़्यादा दे दिया, एकदम हैवी लोड दे दिया है। समझ में आया? तो इस कंडीशन में करंट क्या होती, बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, फ्लो करती है, क्योंकि लोड क्या है इस समय, बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आया? लोड क्या है, बहुत ही ज़्यादा है इस टेस्ट में। या फिर आप कह सकते हैं लोड बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं क्योंकि लोड जब हैवी लोड हो जाएगा ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है तो बहुत ज़्यादा करंट होगी। ठीक है, तो यह टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाता है। इस टेस्ट में वोल्टेज का मान रेटेड वोल्टेज से बहुत कम होता है। यहाँ पर बहुत कम वोल्टेज यूज किया जाता है, उसी कम वोल्टेज को वेरी करके रेटेड करंट तक पहुँचा जाता है, जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो वेरी स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है। इसका मतलब क्या है, वेरी स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है। इस टेस्ट में n बराबर 0 होगा, s बराबर 1 होगा, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लोड साइड हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये किस में हम बता रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में। समझ में आया? V वेरी स्मॉल होगा, V का मान क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। इसलिए इस टेस्ट में कोर लॉस क्या होता है, नगण्य होता है, क्योंकि कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या होगा, नगण्य होगा। अब आपको पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है फाई बराबर, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/F ट्रांसफार्मर के इक्वेशन से आया है। ठीक है, EMF इक्वेशन से आया है। फाई बराबर, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/F होता है। ठीक है, तो फाई का मान क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। जब फाई का मान वेरी स्मॉल होगा तो बताइए, ये जो हमारा फार्मूला है, अगर फाई कम है तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट भी तो कम होगा। जब मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर फाई का मान वेरी स्मॉल है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, वेरी लेस होगा। फाई कम है तो मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है ना, तो फ्लक्स तो ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर ये जो है, देखिए फ्रीक्वेंसी को हमेशा क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट रख के टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो फाई का मान वेरी लेस होने के कारण आई म्यू भी वेरी लेस होता है, इसलिए एक्सएम को हम इग्नोर कर सकते हैं। एक्सएम मतलब मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस।
मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के मान को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ से मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को क्या कर लिया गया है, हटा दिया गया है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है सीरीज ब्रांच का पैरामीटर ज्ञात करना। सीरीज ब्रांच के कौन कौन से पैरामीटर हैं, R01 और X01 और ISC वगैरह, ये सब क्या है, सीरीज ब्रांच के क्या है, पैरामीटर हैं, ठीक है। तो सीरीज ब्रांच का पैरामीटर ज्ञात करना तथा वेरिएबल लॉस ज्ञात करना। क्या लॉस ज्ञात करना, वेरिएबल लॉस। तो वेरिएबल लॉस में कौन सा लॉस होगा भाई, कॉपर लॉस होगा, सिंपल सी बात है। वेरिएबल लॉस में कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो कोर लॉस होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के समानुपाती होता है, स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसी को हम देखिए, अब मैक्सिमम जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो फ्लक्स के क्या होती है, स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो फ्लक्स का मान क्या है, वेरीलेस है। जब फ्लक्स का मान वेरीलेस है, जब फ्लक्स कम है तो फ्लक्स डेंसिटी कम होगी, तो कोर लॉस भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आयरन लॉस इज वेरी लेस होगा, वेरी स्मॉल होगा। आयरन लॉस इस कंडीशन वेरी स्मॉल होगा। हम इसे लगभग इस टेस्ट में 0 के बराबर मान के चलते हैं, समझ में आया। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस 0 क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, रोटर को तो ब्लॉक करके रखा गया है ना, तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस में कहाँ से होगा, ठीक है। क्योंकि इस टेस्ट में रोटर को स्थिर रखा गया है, ठीक है, स्थिर नहीं, फिक्स रोटर को रोक कर रखा गया है। यहाँ पर लिखे रोक कर रखा गया है। रोटर को रोक कर क्या किया गया है, रखा गया है। इस टेस्ट में केवल कॉपर लॉस होता है। इस टेस्ट में क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, समझ में आया। क्यों, क्योंकि देखिए, एक तो कॉपर लॉस क्यों होगा, क्योंकि R1 है, R2 डैश है, इसकी वजह से R01 रेजिस्टेंस बन रहा है, समझ में आया। तो इस रेजिस्टेंस, भाई सिंपल सी बात है, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगी, रेटेड करंट फ्लो करेगी, जिसे शॉर्ट सर्किट करंट के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर इंटू R01 करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस होगा इलेक्ट्रिकल, समझ में आया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो हमने शॉर्ट कर दिया, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर था हटा दिया, ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए, R1 और R2 डैश दोनों सीरीज में है, जोड़ देंगे। X1 और X2 डैश दोनों सीरीज में है, जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया। R1 प्लस R2 डैश को क्या लिखेंगे, R01। X1 प्लस X2 डैश को क्या लिखेंगे, X01 लिखेंगे, समझ में आया। तो अब इस कंडीशन में ये R01 या X01 दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम केवल इस सर्किट के अनुसार ही करेंगे, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये वाली सर्किट हो गई। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे अगर इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर आप जानते हैं कि V बराबर होता है, V बराबर I इंटू जेड होता है कि नहीं। तो Z बराबर क्या होगा, V बटे I होगा कि नहीं, Z बराबर क्या होगा, V बटे I होगा। तो सिंपल सी बात है, ZSC बराबर वोल्ट मीटर की रीडिंग होगा बटे क्या होगा, एमीटर की रीडिंग। भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगा, VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, इसलिए जो वोल्टेज दिया जा रहा है उसे शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो यहाँ पर एमीटर की रीडिंग है, तो क्या होगा, कौन सी करंट है, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट होगी। तो VSC बटे क्या होगा, ISC। तो ये हमारा क्या होगा, ZSC, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने इम्पीडेंस को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। इम्पीडेंस को हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो इम्पीडेंस का मान इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, V बटे क्या होगा, I। अब वाट मीटर होगा, भाई सर्किट में तो हमारा वाट मीटर भी लगा होगा। तो जब वाट मीटर लगा होगा तो वाट मीटर रीडिंग देगा, कौन सी रीडिंग देगा, हमें पता है कि वाट मीटर पावर की रीडिंग देता है, समझ में आया, इलेक्ट्रिकल पावर की रीडिंग देता है। तो नो लोड की कंडीशन में जो लॉसेज होता है वो कौन सा लॉसेस होता है, सिंपल सी बात है, इसी रेजिस्टेंस में लॉस होगा, इस वाले R01 में, समझ में आया। तो R01 हमारा क्या है,
तो यहाँ पर जो तीनों फेज में लॉस होगा 3 इंटू ISC का स्क्वायर इंटू R01, तीनों फेज के लॉस की बात कर रहे हैं। एक फेज में क्या होगा, ISC का स्क्वायर इंटू R01 होगा। तो यही तो कापर लॉस है। तो कापर लॉस ही वाट मीटर की रीडिंग हमें क्या होगी, मिलेगी। तो अगर यहाँ से R01 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, R01 बराबर आपको पता है कि वाट मीटर की रीडिंग तो हमें पता ही ना कि कितना है। वाट मीटर की रीडिंग तो भाई हमें पता है कि कितना है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू क्या लिखेंगे, ISC लिखेंगे। अब ISC का मान तो हमें पता है, ISC कौन दे रहा है, एमीटर की रीडिंग से हमें ISC क्या हो रहा है, मिल रहा है। उस सर्किट में एमीटर लगा है, तो एमीटर जो है ISC करंट को क्या करेगा, देगा। तो वाट मीटर की रीडिंग हमें पता है, एमीटर की रीडिंग पता है। तो जब वाट मीटर की रीडिंग बटे 3 इंटू ISC का स्क्वायर करेंगे तो हमें R01 मिल जाएगा ना। तो यहाँ से R01 हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर R1 का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो R1 तो आप नो लोड की कंडीशन में ज्ञात कर चुके हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग बटे एमीटर की रीडिंग, DC एमीटर और वोल्ट मीटर को ले करके हम R1 के मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से R2 डैश का भी मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए R01 का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे X01 का मान भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इम्पीडेंस का मान कितना होता है, इम्पीडेंस का मान कितना होता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बंद कर दो। आ जाओ। अगर इम्पीडेंस की बात करें तो आपको पता है कि इम्पीडेंस बराबर होता है R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, होता है कि नहीं, अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से X का मान निकाल सकते हैं, X स्क्वायर बराबर Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर Z का स्क्वायर में ZSC का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस R01 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे X के स्थान पे आपका क्या होगा, X01 का स्क्वायर होगा। तो होगा तो X01 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ZSC का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से X01 आप भी निकाल लिए और R01 भी आप निकाल लिए, ZSC का मान भी आप क्या कर लिए, निकाल लिए। वाट मीटर की रीडिंग, कापर लॉस भी आप क्या कर लिए, निकाल लिए। समझ में आया। एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग सब तो आप निकाल ही लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा ये क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हम क्या ज्ञात करते हैं, सीरीज ब्रांच का पैरामीटर ज्ञात करते हैं, जो कि R01 और X01 है और Z01 है, ठीक है। उसको हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। और उसके बाद वेरिएबल लॉस ज्ञात करते हैं। तो वेरिएबल लॉस हमारा कितना है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल लॉस है, ठीक है। तो ये रहा आपका शॉर्ट सर्किट। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट था, जो या फिर जो टेस्टिंग था, वो एकदम से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब 3 फेज इंडक्शन में छोटी मोटी टेस्टिंग बची हैं, जो आप क्या कर सकते हैं, अपने बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन टेस्टिंग था वो पढ़ा दिया गया। अगर वो सारी टेस्टिंग भी मैं पढ़ाने लगूंगा तो कम से कम 60 लेक्चर जो है केवल 3 फेज इंडक्शन मोटर में हो जाएगा, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।